हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10th सिविक्स चैप्टर सेकंड फेडरलिज्म यानी कि संघवाद। डेफिनेशन: फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। यानी कि संघवाद शासन की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें शक्ति को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश के विभिन्न संगठक इकाइयों एग्जाम्पल स्टेट के बीच विभाजित किया जाता है। ठीक है। एक्सप्लेनेशन: दिस वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इज रिफर्ड टू एज फेडरलिज्म। यानी कि सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच शक्ति के इस ऊर्ध्वाधर विभाजन को संघवाद कहा जाता है। Federalism is one of the major forms of power sharing in modern democracies। यानी कि आधुनिक लोकतंत्रों में संघवाद शासन जो है वो उसके प्रमुख रूपों में से एक है। ठीक है। अब बात करते हैं की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म्स। यानी कि संघवाद की कुछ मुख्य विशेषताओं का वर्णन इस प्रकार है। नंबर 1, 2 or more levels of government. There are multiple levels of government operating within the country। यानी कि सरकार के 2 या अधिक स्तर होते हैं। देश के भीतर सरकार के कई स्तर कार्य करते हैं। ठीक है। सेकंड, each level governs the same citizens but in different areas। Every level has its own jurisdiction over specific matters like legislation, taxation and administration। यानी कि प्रत्येक स्तर वही नागरिक शासित करता है लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में। हर स्तर को विधायन, कराधान और प्रशासन जैसे विशिष्ट विषयों पर अपना अपना अधिकार क्षेत्र प्राप्त होता है। ठीक है। थर्ड, constitutional authority for each level। The existence and powers of each level of government are defined and protected by the constitution। यानी कि प्रत्येक स्तर के लिए संवैधानिक अधिकार सरकार के प्रत्येक स्तर का अस्तित्व और उसकी शक्तियां संविधान द्वारा परिभाषित और संरक्षित होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट, नो यूनिलैटरल चेंजेस टू फंडामेंटल प्रोविजंस। The basic structure of the constitution cannot be changed by one level alone, both level must agree। यानी कि मौलिक प्रावधानों में एक तरफा परिवर्तन नहीं हो सकता है। ठीक है। यानी कि संविधान की मूल संरचना में केवल एक स्तर द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता, दोनों स्तरों की सहमति इसमें आवश्यक होती है। ठीक है। नेक्स्ट, जुडिशरी इंटरप्रेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन। Courts have the authority to interpret the Constitution. The highest court act as a referee in disputes between different levels of government। यानी कि न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करती है। न्यायालयों को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार होता है। जो सर्वोच्च न्यायालय है वो सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच विवादों में निर्णायक भूमिका निभाती है। ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंस उसकी सुप्रीम कोर्ट की जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज़ क्लियरली डिफाइंड सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू टू मेंटेन इट्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। यानी कि वित्तीय स्वायत्ता। सरकार के प्रत्येक स्तर के पास अपनी वित्तीय स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए आय के स्पष्ट रूप से परिभाषित स्रोत होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, dual objectives of federal system। The federal system aims to safeguard and promote the unity of the country, accommodate regional diversity। यानी कि संघीय व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य होते हैं। संघीय व्यवस्था के जो उद्देश्य हैं वो इस प्रकार हैं। पहला ये है कि देश की एकता की रक्षा करना और उसे बढ़ावा देना। दूसरा है क्षेत्रीय विविधता को समायोजित करना। ठीक है। अब बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज की, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की। यूनियन टेरिटरीज, सम रीजन्स ऑफ द इंडियन यूनियन आर टू स्मॉल टू बी इंडिपेंडेंट स्टेट्स दैट कैन नॉट बी मर्ज्ड विद existing states।
These are called union territories, also known as centrally administrated territories. यानी कि भारतीय संघ के कुछ क्षेत्र इतने छोटे होते हैं कि उन्हें स्वतंत्र राज्य नहीं बनाया जा सकता। इन्हें हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित क्षेत्र भी कहा जाता है। एग्जाम्पल चंडीगढ़, लक्षद्वीप। वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो कि हैं अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन दीव, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पौंडुचेरी। ठीक है। अब बात करते हैं कोलाइजन गवर्नमेंट की, यानी कि गठबंधन सरकार। गठबंधन सरकार, ठीक है, सॉरी, गठबंधन सरकार। ठीक है, थोड़ा जुकाम है तो इग्नोर कीजिएगा। A coalition government is formed when 2 or more political parties come together. Usually they form a political alliance and agree on a common program. यानी कि गठबंधन सरकार तब बनती है जब 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल मिलाकर सरकार बनाते हैं। बेसिकली वे एक राजनीतिक गठबंधन बनाते हैं और एक साझा कार्यक्रम पर सहमति व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी कि यूपीए। नेक्स्ट लेफ्ट फ्रंट। ठीक है। अब बात करते हैं इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री, यानी कि भारत एक संघीय देश है। The Constitution declares India as a union of states, although the word federation is not used. The Indian Union is based on the principle of federation. The Constitution originally provided for a two-tier system of government. यानी कि संविधान भारत को राज्य का संघ घोषित करता है। यद्यपि संविधान में संघवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, फिर भी भारतीय संघ संघीय सिद्धांतों पर आधारित है। यानी कि हमारा जो भारतीय संघ है वो फेडरेशन के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। संविधान ने प्रारंभ में सरकार की 2 स्तरीय व्यवस्था का प्रावधान किया था, जो कि इस प्रकार है। पहला है द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि संविधान भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है। दूसरा है although the word federation is not used, the Indian Union is based on federal principles. यानी कि संघवाद शब्द का प्रयोग तो नहीं किया गया है, फिर भी भारतीय संघ जो है वो संघीय यानी कि फेडरल प्रिंसिपल पर आधारित है। ठीक है, संघीय सिद्धांतों पर आधारित है ये। अब बात करते हैं टियर्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के स्तर कितने हैं। पहला, Originally, the Constitution provided for a two-tier system. यानी कि शुरुआत में संविधान ने 2 स्तरीय व्यवस्था का प्रावधान किया था। पहली थी यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरी थी स्टेट गवर्नमेंट यानी कि संघ सरकार यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार। बट लेटर अ थर्ड टियर वॉज एडेड, यानी कि बाद में तीसरा स्तर भी जोड़ा गया, जिसे हम पंचायत या म्यूनसिपैलिटीज़ कहते हैं। ठीक है, जिन्हें हम हिंदी में पंचायतें या फिर नगर पालिका कहते हैं। ठीक है। ईच टायर हैज़ इट्स ओन ज्यूरिडिक्शन एंड पावर्स, प्रत्येक स्तर के पास अपना अपना अधिकार क्षेत्र और शक्तियाँ हैं। ठीक है। अब बात करते हैं डिवीज़न ऑफ पावर्स इन इंडियन फेडरलिज्म, यानी कि संघीय भारत में शक्तियों का विभाजन किस प्रकार है। ठीक है। फर्स्ट इज यूनियन लिस्ट, जिसमें 97 सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि संघ सूची में 97 विषय हैं। सेकंड, स्टेट लिस्ट, जिसमें 66 सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि राज्य सूची में 66 विषय हैं। थर्ड, कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें 47 सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। ठीक है। इंडिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, यानी कि इंडिया यानी कि जो भारत है वो होल्डिंग टुगेदर संघ का उदाहरण है, वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ मोर पावरफुल कंपेयर टू द स्टेट्स, यानी कि जहाँ पे
जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार से ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। सम स्टेट्स एंजॉय स्पेशल स्टेटस, यानी कि कुछ ऐसे राज्य हैं जो विशेष दर्जा प्राप्त किए हुए हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर, विच हैज़ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान था 2019 से पहले, ठीक है, ये एक एक्सेप्शन था, ठीक है। अब बात करते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की। सबसे पहले बात करते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन की, जिसे हम हिंदी में एक साथ आने वाला संघवाद भी कहते हैं। This type of federation is formed when independent states voluntarily unite to create a larger entity. By pooling their sovereignty while retaining their individual identity, they aim to enhance their security. यानी कि इस प्रकार का संघवाद तब बनता है जब स्वतंत्र राज्य स्वेच्छा से एक दूसरे के साथ मिलकर एक बड़ा देश बनाते हैं। वे अपनी अलग पहचान बनाए रखते हुए अपनी संप्रभुता यानी कि सत्ता को साझा करते हैं और इसका उद्देश्य अपनी सुरक्षा को मजबूत करना होता है। इसका एग्जाम्पल है यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। अब बात करते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की, जिसे हम हिंदी में एक साथ बनाए रखने वाला संघवाद भी कहते हैं, ठीक है। In this type of arrangement, a large country decides to divide its power between the constituent states and the national government. The central government is usually more powerful than the states. Often, different constituent unites have unequal powers. Some unites are granted special powers. यानी कि इस व्यवस्था में एक बड़ा देश अपनी शक्तियों को घटक राज्यों और राष्ट्रीय सरकार के बीच बांटने का निर्णय लेता है। बेसिकली केंद्र सरकार राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती है इसमें। अक्सर विभिन्न घटक जो होते हैं वो इकाइयों को समान शक्तियां नहीं होती, ठीक है। जो विभिन्न घटक इकाइयां होती हैं उन्हें इक्वली पावर नहीं मिलती हैं। कुछ ऐसी इकाइयां होती हैं जिन्हें विशेष अधिकार दिए जाते हैं। एग्जाम्पल इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम, ओके। अब बात करते हैं शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, यानी कि शक्तियों के विवादों का निपटारा। The sharing of power between the union government and the state government is fundamental to the structure of the constitution. The parliament cannot change this arrangement on its own. यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के बंटवारे से संबंधित विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे मामलों में संविधान यह स्पष्ट करता है कि अंतिम निर्णय का अधिकार किसके पास होगा। न्यायपालिका इन विवादों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। अगर कुछ इसमें चेंजेस भी करने हो तो बी पास्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद एटलीस्ट अ 2/3 मेजॉरिटी, यानी कि परिवर्तन करने के लिए प्रत्येक स्तर की शक्तियां संविधान में स्पष्ट रूप से निर्धारित हैं। देन बी रेक्टिफाइड बाय द लेजिस्लेचर of at least half of the total states, ठीक है। यानी कि इन शक्तियों में से किसी भी प्रकार का परिवर्तन केवल संवैधानिक संशोधन द्वारा ही किया जा सकता है। यदि किसी विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट संविधान की व्याख्या करते हैं और अंतिम निर्णय लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रीजंस फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। भारत में संघवाद की सफलता के कारण क्या क्या थे। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिफाइंस द थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स थ्रू 3 लिस्ट्स। फर्स्ट यूनियन लिस्ट, सेकेंड स्टेट लिस्ट, थर्ड कॉन्करेंट लिस्ट। यानी कि संविधान शक्तियों के 3 स्तरीय वितरण को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है जो 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है।
पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची। This structured division between the union and state governments ensures clarity and balance in governance। यानी कि संघ और राज्य सरकारों के बीच यह संरचित विभाजन शासन में स्पष्टता और संतुलन सुनिश्चित करता है। ठीक है। द डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री, हमारे देश में राजनीति का लोकतांत्रिक स्वरूप है। नेक्स्ट, द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, like boundaries of several old states were changed to form new ones, ensuring that people speaking the same language lived in the same state। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। भाषाई राज्यों का गठन, कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदलकर नए राज्य बनाए गए थे। ठीक है, ताकि एक ही भाषा बोलने वाले लोग एक ही राज्य में रह सकें। नेक्स्ट, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, केंद्र और राज्य संबंधों का पुनर्गठन। ठीक है, ये सभी कारण थे जो संघ और राज्य सरकारों के बीच यह एक संरचित विभाजन शासन में स्पष्टता और संतुलन का कारण बने। ठीक है, अब बात करते हैं लैंग्वेज पॉलिसी इन इंडिया, यानी कि भारत की भाषा नीति क्या थी। फर्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट डिक्लेयर एनी वन लैंग्वेज एज द नेशनल लैंग्वेज, यानी कि संविधान ने किसी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं किया है। नेक्स्ट, द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स हेल्प यूनाइट द कंट्री एंड मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर, यानी कि भाषाई राज्यों के गठन से देश को एकजुट करने में मदद मिली और नेताओं ने हिंदी को बढ़ावा देने में सावधानीपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया, जिससे प्रशासन को आसान बनाया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट, हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। ठीक है, कि वो एक राज्य भाषा के रूप में रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट, बिसाइड्स हिंदी 21 अदर लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हिंदी के अतिरिक्त, हिंदी के अलावा संविधान द्वारा 21 अन्य भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं में मान्यता दी गई है। ठीक है। अब बात करते हैं मेजर स्टेप्स टूवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन टेकन इन 1992, यानी कि विकेंद्रीकरण की दिशा में प्रमुख कदम उठाए गए थे 1992 में, जो कि इस प्रकार थे। It became constitutionally mandatory to hold regular elections for local government bodies, यानी कि स्थानीय सरकारों के लिए नियमित चुनाव कराना संवैधानिक रूप से अनिवार्य किया गया। ठीक है। नेक्स्ट, सीट्स वर रिजर्व्ड इन इलेक्टेड बॉडीज फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि निर्वाचित निकायों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए सीट जो है वो आरक्षित यानी कि रिजर्व की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट, एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस वर रिजर्व्ड फॉर वुमेन, सभी पदों में से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए भी आरक्षित किए गए थे। ठीक है। नेक्स्ट, a state election commission was established to conduct पंचायत and municipal elections, यानी कि पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट गवर्नमेंट्स वर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, यानी कि राज्य सरकारों को स्थानीय सरकारों के साथ कुछ शक्तियां और राजस्व साझा करना अनिवार्य किया गया। ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द न्यू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, यानी कि नई पंचायती राज संस्थाओं की संरचना के बारे में हम बात करेंगे। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज नोन बाय द सेम ऑफ पंचायती राज, यानी कि ग्रामीण स्थानीय सरकार के बारे में यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट इज ईच विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज
has a gram panchayat. The panch and the president sarpanch are directly elected by all the adult residents of the village. This is the main decision making body. यानी कि प्रत्येक गांव या गांवों के समूह में एक ग्राम पंचायत होती है। पंचायत के सदस्य और सरपंच गांव के सभी वयस्क निवासियों द्वारा सीधे चुने जाते हैं। ठीक है, यह मुख्य निर्णय निर्माण निकाय है। नेक्स्ट, द पंचायत फंक्शंस अंडर द सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा विच इंक्लूड्स ऑल द वोटर्स ऑफ द विलेज एज इट्स मेंबर्स। यानी कि पंचायत ग्राम सभा के नियंत्रण या निगरानी में कार्य करती है। ग्राम सभा में गांव के सभी मतदाता शामिल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, द लोकल गवर्नेंस स्ट्रक्चर एक्सटेंड्स अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अ ग्रुप ऑफ ग्राम पंचायत्स फॉर्म्स अ पंचायत समिति, ऑल्सो कॉल्ड अ ब्लॉक और मंडल। यानी कि स्थानीय शासन की संरचना जिला स्तर तक विस्तृत होती है। कई ग्राम पंचायतों का समूह मिलकर पंचायत समिति बनाता है। ठीक है, जिसे ब्लॉक या मंडल भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ऑल द पंचायत समितिज और मंडल्स टुगेदर फ्रॉम द जिला परिषद विच कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स। यानी कि लोकसभा सदस्य, स्थानीय विधायक और सरकारी अधिकारी भी जिला परिषद के सदस्य होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, लोकसभा members, local MLAs and government officers are also members of the Zilla Parishad. Its chairperson is the political head of the परिषद। यानी कि जिला परिषद का अध्यक्ष या फिर अध्यक्षता करने वाला उसका राजनीतिक प्रमुख होता है। ठीक है। अब बात करते हैं अर्बन एरिया लोकल बॉडीज़ की, यानी कि शहरी क्षेत्र की स्थानीय संस्थाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। म्यूनसिपैलिटीज़ आर एस्टैब्लिश इन टाउन्स, यानी कि नगर पालिकाएँ कस्बों और नगरों में स्थापित होती हैं। ठीक है। बिग सिटीज़ आर गवर्न बाय म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस। बड़े शहरों का जो शासन है वो नगर निगम द्वारा किया जाता है। ठीक है। Both are managed by elected bodies made up of people's representatives. दोनों का प्रबंधन जनता के प्रतिनिधियों से बनी निर्वाचित संस्थाओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, द म्युनिसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनसिपैलिटी। यानी कि नगर पालिका का अध्यक्ष जो है वो नगर पालिका का राजनीतिक प्रमुख होता है। ठीक है। नेक्स्ट, द हेड ऑफ अ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इज एन ऑफिसर नोन एज द मेयर। यानी कि नगर निगम का प्रमुख एक अधिकारी होता है जिसे महापौर या मेयर कहते हैं। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर board examination, so carefully read this and understand to each points. Okay, thank you.